नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की केमिस्ट्री का लेसन नंबर 9 जिसका नाम है हाइड्रोजन। और दोस्तों बता दें कि इसमें हम लोग पढ़ रहे थे डाई हाइड्रोजन। दोस्तों आज के जस्ट पहले वाली वीडियो में डाई हाइड्रोजन के बारे में आधी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। मतलब क्या क्या डिस्कस हुई हैं, एक तो उसका इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन शुरू हुआ है और उसके बाद उसमें प्रयोगशाला विधि से हम किस तरह से डाई हाइड्रोजन को बनाएंगे यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। दोस्तों अगर बात करें कि डाई हाइड्रोजन को बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है, कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं ऐसी जिनमें डाई हाइड्रोजन बनता है, कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जो अम्लों से अभिक्रिया करके डाई हाइड्रोजन गैस निकालते हैं या हाइड्रोजन को गैस के रूप में विस्थापित करते हैं, उन सभी को हम कोड के माध्यम से या ट्रिक के माध्यम से पिछली वीडियो में याद किए थे। दोस्तों इसलिए आज हम लोग डाई हाइड्रोजन को बनाने की औद्योगिक विधियां पढ़ेंगे और उन औद्योगिक विधियों का कौन कौन सा रासायनिक समीकरण होता है उनको पढ़ेंगे। मतलब कि आज हम पढ़ेंगे डाई हाइड्रोजन को बनाने की औद्योगिक विधियां कौन कौन सी हैं और उनका रासायनिक समीकरण क्या है, वही हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों मैं पिछली वीडियो में आपको एक ट्रिक बताया था जिसमें यह था कि कई तत्वों के नाम थे, कई धातुओं के नाम थे, उनको ऊपर से नीचे की तरफ आप नोट किए होंगे अगर वीडियो देखे होंगे तो। और उन सभी तत्वों की अभिक्रिया जब भी HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो वे सभी धातुएं या तत्व हाइड्रोजन को गैस के रूप में विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आज हम लोगों को पढ़ने की बारी है डाई हाइड्रोजन बनाने की औद्योगिक विधियाँ। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि वनस्पति घी से वनस्पति तेल कैसे बनाते हैं या वनस्पति तेल से वनस्पति घी को कैसे बनाते हैं, और फिर हैबर विधि से अमोनिया कैसे बनाते हैं, उसकी क्या रासायनिक अभिक्रिया होगी इसमें हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आंसर की या सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन दोस्तों क्या होगा इसका, देखिए सबसे पहले जो आप पढ़ने जा रहे हैं कमर्शियल मेथड टू प्रिपेयर डाई हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम लोग आज डाई हाइड्रोजन को कमर्शियल मेथड से इस वीडियो में देखेंगे और बनाएंगे भी। क्या बनाएंगे दोस्तों, डाई हाइड्रोजन। सबसे पहली जो विधि है दोस्तों देखिए H2O मतलब जल होता है। ठीक है, H2O के जल अपघटन से, ठीक है, जल अपघटन से। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि भाप अंगार गैस क्या होती है या जल गैस क्या होती है। देखिए H2O के जल अपघटन से हम लोग क्या करेंगे भाई, डाई हाइड्रोजन को बनाएंगे। देखिए क्या होता है कि अगर आप 2 H2O ले लीजिए, सपोज H2O भी ले सकते हैं, 2 H2O भी ले सकते हैं, और अगर इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं, आप क्या करा देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि देखिए एक पाइप हो जाए, अगर सपोज करिए एक पाइप आपको दे दिया जाए, आपके पास हो, उसमें क्या करिए आप H2O भर करके उसमें 2 प्लेट लगाइए, एक कैथोड की एक एनोड की, मतलब एक प्लस वाला पोल और एक माइनस वाला पोल, और उसमें आप क्या करिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराइए, प्रवाहित कराइए। तो वैद्युत धारा के प्रवाहित होने से यह H2O 2 भागों में बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है दोस्तों, देखिए एक तो आपको 2H2 गैस बन जाएगी, एक 2H2 गैस आपको मिल जाएगी, मतलब इसी को हम कहेंगे डाई हाइड्रोजन। 2H2 सिंपली यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब ये है O और ये 2 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन गैस हो जाएगी। मतलब कि आप जब जल का वैद्युत अपघटन कराएंगे तो आपको डाई हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। दूसरी बात क्या है, एल्केनों के जल अपघटन से, जैसे आप बहुत पढ़े होंगे, कक्षा 10 में पढ़े होंगे, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, एल्केनों के जल अपघटन से, जब एल्केनों को आप पानी में डालेंगे, ठीक है, या जल अपघटित कराएंगे तो क्या होगा दोस्तों, उसमें से भी डाई हाइड्रोजन मिलेगी क्या आपको, तो उससे भी डाई हाइड्रोजन आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैसे देखिए अगर आपसे कहा जाए कि आप एक एल्केन ले लीजिए, एल्केन मतलब सबसे पहला सदस्य, एल्केन की सजातीय श्रेणी का सबसे पहला सदस्य कौन होता है, तो एक कार्बन वाला होता है, मतलब एक कार्बन को हम कहते हैं मेथ, और अगर उसके अगल बगल एक एक बंद रहता था तब हम उसको कहते थे एन, मतलब मेथ और एन बराबर क्या हो गया, मेथेन। 2 कार्बन आता है और उसके अगल बगल एक एक बंद रहता है तो 2 कार्बन को एथ, और एक एक बंद अगर अगल बगल है तो एन जोड़ते थे हम, तो हो जाता था एथेन। 3 कार्बन को प्रोपेन कहते थे, 4 कार्बन को ब्यूटेन, 5 को पेंटेन, 6 को हेक्सेन, 7 को हेप्टेन, 8 को ऑक्टेन, 9 को नोनेन और 10 को डेकेन कहते थे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों अगर मान लीजिए पहला सदस्य आप एल्केन का ले लेते हैं और इसका जल अपघटन करा देते हैं H2O से, H2O अगर किसी से क्रिया करता है ना, तो जिससे क्रिया करता है उसको कहते हैं उसका जल अपघटन। मतलब इसमें क्या हो रहा है, मेथेन का जल अपघटन या मेथेन की जल से अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा,
जब भी दोस्तों एल्केनों की अभिक्रिया H2O से हो ना, तो याद कर लीजिए जितना इसमें कार्बन दिखे, जितना इसमें ऑक्सीजन दिखे, इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए। मतलब CO, ये क्या हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई। ठीक है, ये भी गैस बन के उड़ जाएगी। उड़ जाएगी मतलब ये तीर से हम दिखा देंगे, तीर मतलब क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ उड़ रही है। ठीक है, गैस बन करके ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई। अब देखिए C गया, O गया, कितना हाइड्रोजन इसमें बचा, 4। कितना हाइड्रोजन इसमें बचा, 2, 4 2 6। तो हमेशा हम हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं कि जो अकेला हाइड्रोजन होता है ना, उसके बाहरी कोश का अष्टक पूरा नहीं होता है। मतलब यह हाइड्रोजन जब अगर हम अकेले लिखेंगे तो यह अस्थायी होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसके बाहरी कोश का अष्टक पूरा नहीं है। तब ये क्या करेगा, किसी दूसरे हाइड्रोजन को खोजेगा और उसके साथ एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके बंध बना लेगा। तब ये H नहीं रहेगा बल्कि H2 हो जाएगा, और यही हाइड्रोजन की अस्थायी अवस्था है। इसलिए हमेशा कहीं भी अगर आपसे कोई कहे कि हाइड्रोजन लिखो, तो आप केवल हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, नहीं तो ये भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा, क्योंकि इसका अष्टक पूरा नहीं है। ये अष्टक पूरा करने के चक्कर में भाग जाएगा किसी के साथ। मतलब किसके साथ भागेगा, ऐसे तत्व के साथ भागेगा जिससे इसका अष्टक पूरा हो जाए, चाहे लेकर इलेक्ट्रॉन चाहे देकर। तो ये हाइड्रोजन ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, मतलब H2 लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के एक बंध की साझेदारी, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी किए हैं, तब एक बंध उनके बीच बना है, तब वो अस्थायी अवस्था में पाए जाएंगे। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ 4 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन, 4 2 6 हाइड्रोजन हुआ। लेकिन हाइड्रोजन को हमेशा H2 लिखते हैं, तो यहाँ पर द्वितीय हाइड्रोजन हुआ। इसको 6 हाइड्रोजन बनाने के लिए आप आगे 3 लगा दीजिए, 4 लगा दीजिए, 5 लगा दीजिए। हमेशा हाइड्रोजन को जब भी लिखेंगे तो H2 के रूप में लिखेंगे, आगे कोई संख्या लगाकर इसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया डाई हाइड्रोजन गैस। कैसे बनी, ये देखिए एल्केन से बनी, मतलब मेथेन के जल अपघटन से बनी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है ना, इसको उचित टेम्परेचर पर गर्म कर देते हैं। देखिए वो टेम्परेचर कितना होता है, जैसे देखिए केल्विन में टेम्परेचर को व्यक्त करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर को किसमें मापा जाता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो देखिए कभी कभी केल्विन होता है, कभी कभी डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कभी कभी र्यूमर होता है। ये 2018 में समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था, उसमें पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा को मापने का मात्रक नहीं है या ताप को मापने का मात्रक नहीं है। तो दोस्तों उसमें 4 ऑप्शन थे और चारों में मापा जाता था। ठीक है, तो कभी कभी इस तरह भी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, केल्विन हुआ, र्यूमर हुआ, ठीक है, और फ़ारेनहाइट भी होता है। जैसे हमेशा अगर कहा जाए आदमी को बुखार कितना होता है, या मनुष्यों का शरीर का तापमान कितना होता है, या ब्लड का टेम्परेचर कितना होता है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप सेंटीग्रेड में बोल सकते हैं, या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, और इनको इंटरचेंज करने का एक फार्मूला भी होता है। ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डिग्री वाले टेम्परेचर को आप फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, केल्विन में भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों कितना होता है, यहाँ पे 1270 केल्विन टेम्परेचर होता है, तापमान होता है। और निकिल की प्रेजेंस हम दिखा सकते हैं, मतलब यह एक उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक क्या करवाता है, वो किसी भी काम को थोड़ी आसान बना देता है और जल्दी भी करवा देता है, कभी कभी धीमे भी कर देता है। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को, वेग को या तो घटा देगा या तो बढ़ा देगा। लेकिन दोस्तों चाहे वो घटाए चाहे बढ़ाए, लेकिन वो हमेशा कंट्रोल रखता है, मतलब रिएक्शन को अच्छे से होने देता है। ठीक है, तो ये देखिए निकिल है, यहाँ पर उत्प्रेरक का काम करेगा। लिखेंगे कैसे इसको, अगर आपको लिखने का मन करे, हालांकि केमिस्ट्री में लिखने की बहादुरी नहीं होती है, रिएक्शन की बहादुरी होती है। तो रिएक्शन आप दे सकते हैं ऐसे, नहीं तो लिखने का मन करे तो आप कह सकते हैं कि जब एल्केनों का जल अपघटन कराया जाता है, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, डाई हाइड्रोजन गैस मिलती है या बनती है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको दूसरा एल्केन लेना है, ठीक है, C2H6 ले लीजिए। ठीक है, ये नंबर 2 का है, मतलब नंबर 2 का एल्केन है, मतलब एल्केन की सजातीय श्रेणी का दूसरा सदस्य है। ठीक है, और इसका जब जल अपघटन कराएंगे इतने ही टेम्परेचर पर इसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो देखिए यहाँ पे 2 कार्बन दिख रहा है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन दिख रहा है, तो यहाँ पर 2 कर लीजिए, 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा 2CO। ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ कितना हाइड्रोजन दिख रहा है, 6 हाइड्रोजन। यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 2 2 4, 2 2 4, 4 और 6 कितना हो गया, 10। तो इसको भी हमेशा आप H2 करके लिखेंगे, लेकिन आगे लगा लीजिए, 5 गुना के 10 हो गया। अब ये बैलेंस हो गई, मतलब यही डाई हाइड्रोजन है। ठीक है, लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, जब एथेनों का जल अपघटन कराया जाता है तो डाई हाइड्रोजन गैस बनती है। इनको मेथेन, इनको एथेन बोलेंगे तो आप तब भी सही है, लेकिन आपका अगर मन करे तो इनको आप एक भाषा में एल्केन ही लिख लीजिए। जब एल्केनों का जल अपघटन कराया जाता है तो डाई हाइड्रोजन गैस बनती है। अब देखिए तीसरा, कोल। कोल मतलब कोयले से, कोयला लिख लीजिए, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। कोयले के गैसीकरण से या
कोयले से सीधे, इसको कोल भी कहते हैं, कोल, ठीक है। तो कोल से भी कर सकते हैं, मतलब कोयले से, ठीक है। इसको कभी कभी कोंक भी कहते हैं, कोंक, देखिए कुछ और मत समझिएगा, कोंक, कोंक से, ठीक है। या इसको कभी कभी ये भी कहते हैं, देखिए रक्त तप्त कोंक से, रक्त तप्त कोंक के जलभटन से भी कह सकते हैं, या रक्त तप्त कोंक से भी कह सकते हैं। ये क्या होता है, देखिए ये आपका कोक है, कोक मतलब कोयला, कोयला है, और किस अवस्था में है ये, रक्त तप्त है, रक्त तप्त, इसका मतलब रक्त मतलब खून की तरह लाल, और तप्त मीन्स होता है जलता हुआ, ठीक है, ठीक है। रक्त मतलब खून की तरह, तप्त मीन्स जलता हुआ, या रक्त की तरह लाल जलता हुआ, कोयला मतलब कोयला, ठीक है। और जब ये कोयला मतलब कोयले में क्या होता है, कार्बन ही होता है, जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है। कोयले की 3 बिरादरी होती है, याद रखिएगा, बिट्यूमिनस, एंथ्रेसाइट और लिग्नाइट। तो जो एंथ्रेसाइट होता है वो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, क्योंकि उसमें कार्बन की परसेंटेज अच्छी होती है। कभी कभी आपसे कंपटीशन पूछा जाता है कि एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, तो 98% तक उसमें कार्बन होता है। तो ये हो गया कोयले का फार्मूला। जब ये रक्त तप्त रहेगा, मतलब लाल एकदम जलता रहेगा, तो इसी पे पानी फेंक दो, पानी फेंक दो, पानी मतलब ये जल भी कह सकते हैं और वाष्प भी कह सकते हैं, ठीक है। तब क्या होगा, भक्क से, मतलब जब एक कोयला है जल रहा है, उसे पानी फेंकेंगे तो भक्क से क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी और हल्का सा धुआं उठेगा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड का धुआं होगा, और उसके बाद H2 गैस भी बन जाएगी। यही क्या है, डाई हाइड्रोजन गैस। और ये जैसे ही बनेगी वैसे ही वायुमंडल में ऊपर की तरफ भाग जाएगी। क्यों भागेगी, कि चोर है क्या, चोर है क्या कि चोरों की तरफ भागेगी, नहीं दोस्तों, ये सबसे हल्की गैस भी होती है, और हल्की गैस जैसे ही उस वायुमंडल में आएगी वैसे ही कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए बात आती है कि ये क्या होता है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, इन्हीं को कहते हैं भाप अंगार गैस, या इसी को कहते हैं जल गैस। क्या कहते हैं दोस्तों, जल गैस। तो याद रखिएगा, इसी को कहते हैं वाटर गैस, ठीक है, वाटर गैस। क्यों जल गैस है, क्योंकि जल फेंकने पर ही ये गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। जब जल इसको रक्त तप्त कोंक पर फेंकेंगे तब ये उत्पन्न होगा। ये इसी को कहते हैं भाप अंगार गैस, भाप अंगार। अंगार मतलब जब वो जल रहा था, तो जब कोयला जल रहा था तो उसको अंगार कहेंगे, और जब उसे पानी फेंकेंगे तो वो भाप बन के उड़ेगा, इसलिए भाप अंगार गैस भी इसको कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको जल गैस, वाटर गैस या भाप अंगार गैस कहेंगे। ये हो गया 3 विधियां। ये क्या है, विधियां क्या हैं, औद्योगिक स्तर पर डाई हाइड्रोजन को बनाने की विधियां हैं, और यही इनके रासायनिक समीकरण है। आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए बात आती है कि भौतिक गुण की। भौतिक गुण क्या होता है, भौतिक गुण दोस्तों होता क्या, जैसे मान लो मैं आज कौन सा शर्ट पहना हूँ, सफ़ेद शर्ट पहना हूँ, तो अगर हम प्रॉपर या हमेशा अगर ऐसे ही सफ़ेद शर्ट पहने तो ये हमारी एक गुण हो जाएगी। वो भी कौन सी गुण होगी, भौतिक गुण। भौतिक गुण वह गुण होता है जो आपको आसानी से दिख सके, कभी कभी दिखता भी नहीं है। जैसे मान लीजिए क्वथनांक है, किसी भी पदार्थ का क्वथनांक है, गलनांक है, तो ये चीज़ें आपको दिखती तो नहीं है, लेकिन दिख भी सकती हैं। जैसे क्वथनांक है तो बॉइलिंग पॉइंट है, पानी उबलेगा तो आप देख सकते हैं, पिघलेगा तो आप देख सकते हैं, बर्फ़ पिघलेगी तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मतलब अगर मैं सफ़ेद शर्ट पहनता हूँ तो अगर कोई कहे कि इनका भौतिक गुण बताइए, मतलब मेरा भौतिक गुण बताइए, तो मैं क्या कोई कहेगा, क्या बताएगा कि वह हमेशा सफ़ेद शर्ट पहनता है। ये एक तरह का भौतिक गुण हो गया। मतलब आपको हाइड्रोजन का भौतिक गुण बताना है तो आप क्या बोलेंगे कि यह नंबर 1 का बता देंगे, नंबर 1 डाल करके, या पहली पॉइंट बताएंगे कि यह रंगहीन मतलब किसी कलर का नहीं होता है, गंधहीन मतलब महकता भी नहीं है। ऐसा भी नहीं, जैसे अभी मान लो गांव में जब हम रहते थे तो उसमें गुड़ बनता था। गुड़ दोस्तों, जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, गांव में घूमते थे, ऐसे कहीं भी खेलते थे, घूमते थे, तो वहाँ पे गुड़ बनता था। जब गुड़ बनता था तो महकता बहुत ज़बरदस्त था, पता चल जाता था 4 कोस दूर से ही कि कहीं गुड़ बन रहा है, और वहाँ पे हम लोग पहुँच जाते थे बर्तन तो लेके, भैया गुड़ बन रहा है तो हमको भी दे देना, थोड़ा मज़ा आएगा। तो उसमें गुड़ खाने में बहुत मज़ा आती थी, ठीक है। तो वो महकता था बहुत तेज़। लेकिन हाइड्रोजन अगर यहीं अगल बगल आपके है तो ऐसा नहीं कि वो महकेगी और आप उसके यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन परफ्यूम भी गैस की तरह होता है। परफ्यूम तो आपको महक जाएगा कि किधर से परफ्यूम महक रहा है, ठीक है, लेकिन इस गैस में कोई गंध नहीं होती है, इसलिए यह गैस आपको पता नहीं चल पाएगी, आपके अगल बगल भी रहेगी तब भी। इसका कोई कलर भी नहीं होता कि आप इसको देख पाएँ, ठीक है। चलिए, यह रंगहीन गंधहीन गैस होती है, मतलब साधारण तापदाब पर ये क्या रहेगी, गैसीय अवस्था में पाई जाएगी, ठीक है। लेकिन यह तो इतनी विचित्र गैस है कि यहाँ पाइबो नहीं करेंगे आप, यहाँ मिलबो नहीं करेगी। कहाँ, इसको इससे मिलने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर, और ऊपर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि आप शायद कभी पहुँच नहीं पाएंगे, जाते जाते ही वाष्प बन के उड़ जाएंगे। जब देखिए पानी 100 डिग्री पर क्या होता है,
खौलने लगता है 100 डिग्री पर ही। तो आप सोचिए जब ऊपर आप जाएंगे तो ऊपर का टेम्परेचर कई लाख डिग्री सेंटीग्रेड में मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे देखिए जब सूर्य पर आप जाएंगे तो सूर्य की कोरोना, मतलब सूर्य का एक हिस्सा होता है जिसको कोरोना कहते हैं, ये कोरोना महामारी वाला मत समझना, ठीक है। सूर्य की कोरोना या क्रीट का जो टेम्परेचर होता है वो 5000 से लेकर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो आप 100 डिग्री पे उबलने लगते हैं, ठीक है। सोचिए जब इतने डिग्री पे आप जाएंगे तो आप भाप भी बन के नहीं उड़ पाएंगे, पहले ही क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये रंगहीन गंधहीन गैस होती है। दूसरी बात, यह वायु से हल्की होती है, तभी यहाँ नहीं रहती है, यह वायु से बहुत ही हल्की होती है, वायु से बहुत हल्की होती है। यहाँ पर कौन सी गैस पाई जाती है जो बहुत भारी होती है? अगर आपसे पूछा जाए कि इस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है, अरे वही गैस होगी जो भारी होगी। कौन गैस है? नाइट्रोजन। उसको फर्स्ट डिवीजन गैस ऑफ आवर इन्वायरमेंट भी कहते हैं, मतलब वायुमंडल की पहली गैस कौन है? नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि इस वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। कितना इसका परसेंटेज होता है नाइट्रोजन गैस का? तो 78% होता है, ठीक है। और अगर वहीं अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो लगभग 70% के अमाउंट में कौन पाई जाएगी? हाइड्रोजन गैस पाई जाएगी, ठीक है। सूर्य की अगर बात की जाए तो सूर्य क्या है? सूर्य एक गैसीय मिश्रण है या गैसों का गोला है। उसमें कौन कौन सी गैस मुख्य रूप से पाई जाती हैं? तो हाइड्रोजन पाई जाती है और हीलियम पाई जाती है। हाइड्रोजन आपस में मिलते रहते हैं, हीलियम बनता रहता है, और यह जो अभिक्रिया है यह बहुत ही उच्च तापमान पर होती है। मतलब यह उतने तापमान पर होती है कि जैसे अगर 10 परमाणु बम फोड़ दिया जाए, लगभग 10 परमाणु बम अगर छोड़ दिया जाए तो उसके फूटने के बाद जितनी टेम्परेचर निकलता है, जितनी ऊर्जा निकलती है ना, उतनी ऊर्जा पर हम मान सकते हैं कि उतनी ऊर्जा पर यह अभिक्रिया होती रहती है। मतलब हाइड्रोजन आपस में मिलते रहते हैं और हीलियम आपस में बनते रहते हैं दोस्तों। तो ये अभिक्रिया होती है सूर्य पर। इसी अभिक्रिया के कारण सूर्य पर इतनी अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इस वायुमंडल में जो ऊर्जा है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो आप बोलेंगे सूर्य है, ठीक है। चलिए, और उससे जैसे सूर्य से सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसको मिलती है? जैसे ही सनलाइट जमीन पे आना शुरू होगी, इस वायुमंडल में आना शुरू होगी, सबसे पहले हरे पेड़ पौधे उसको सोख लेते हैं। मतलब सूर्य की सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो किसके पास होती है? हरे पेड़ पौधों के पास होती है। उसी से वो अपना भोजन भी बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके। जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, और जो भोजन वो बना लेते हैं उसको कहते हैं हम स्टार्च कहते हैं, ठीक है। और वही स्टार्च से एक क्वेश्चन याद रखिए कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? पौधों का जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो क्या होता है? तो आप बोलेंगे स्टार्च। और उसी तरह जानवरों मतलब हम लोगों में भी, मनुष्यों में भी अगर पूछा जाए कि संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल इन एनिमल या फिर ह्यूमन, तो आप क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजन। मतलब मनुष्यों में या जानवरों में जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो होता है ग्लाइकोजन, और जो पौधों की बात आएगी, पौधों में संचित भोज्य पदार्थ होता है उसको कहते हैं स्टार्च, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा। अब देखिए ये क्या होता है, जल में विलय होगी हाइड्रोजन गैस, मतलब देखिए H2O जल में पाई जाती है। सॉरी, H2O में क्या होता है? हाइड्रोजन है। तो क्या हाइड्रोजन उस जल में घुलेगा? कोई भी गैस पानी में नहीं घुलती है। गैसों को जब आप पानी में डालेंगे ना, उसके लिए आपको कक्षा 12 में जाना पड़ेगा। कक्षा 12 का एक लेसन है विलयन केमिस्ट्री में, उसमें आएंगे हेनरी साहब ने एक नियम बनाया है। वो नियम किस पर आधारित है? उसी पर है कि जब हम किसी द्रव में गैस को घोलेंगे, ठीक है, लेकिन वो आपको कहाँ मिलेगा? कक्षा 12 मिलेगा। तो हेनरी का नियम हम लोग कक्षा 12 में पढ़ेंगे यदि रहेंगे तब, ठीक है। चलिए, तो आशा करते हैं कक्षा 12 में आप लोग भी मिलेंगे, हम भी मिलेंगे और वहाँ पे पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये जल में क्या होती है? हाइड्रोजन गैस जल में अविलेय होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या? हाइड्रोजन के रासायनिक गुण। हाइड्रोजन के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो रासायनिक गुण में देखिए दोस्तों क्या होगा? वनस्पति घी को हम लोग किस में बदलेंगे? तेल में बदलेंगे। और हैबर विधि से क्या बनाएंगे? अमोनिया गैस बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि अमोनिया बनाते समय कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग करते हैं? कईयों बार पूछा गया है कंपटीशन में, ठीक है। चलिए, तो देखिए अमोनिया जब बनाते हैं ना तो जो उत्प्रेरक प्रयोग करते हैं वो होता है आयरन मतलब होता है लोहा। लोहे की भी कई बिरादरी होती है, ठीक है। लोहे की कितनी बिरादरी होती है? 3 बिरादरी होती है। एक ठे ढलवा, एक ठे पिटवा, एक ठे मृदु इस्पात होता है, ठीक है दोस्तों। अरे आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहा है मास्टर? ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और मृदु इस्पात 3 कैटेगरी होती है। सबसे घटिया लोहा कौन होता है? तो ढलवा लोहा।
सबसे बढ़िया लोहा कौन होता है, तो पिटवा लोहा। बीच का कौन होता है, तो मृदु इस्पात होता है, ठीक है, मृदु इस्पात। सबसे शुद्ध लोहा कौन होता है, या लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन है, तो पिटवा लोहा बोलेंगे, रॉट आयरन, ठीक है। अगर पूछा जाएगा सबसे अशुद्ध लोहा कौन है, सबसे घटिया लोहा कौन है, तो ढलवा लोहा। बीच वाला कौन है, तो इस्पात। अब अगर पूछा जाए आपसे कि लोहे की कोई उपयोग बताओ, अरे तो भैया समुंदर इतना बड़ा होता है, समुंदर में बीच बीच में पोल डाल के, उसी पर लोहा डाल के, पटिया बना के, पुल बना के, वहीं पे ट्रेन दौड़ती है, आप देखे होंगे, उसी पर से ट्रेन दौड़ेगी। अब बाद में पूछेंगे आप कि समुद्र में जो पुल बना उसकी लंबाई कितनी है, तो भैया कईयों किलोमीटर में होती है, ठीक है। तो आप उन चीज़ों को जान सकते हैं। लोहा, अगर मान लो समुद्र में पुल बनाया जा रहा है, ठीक है, पुल बनाया जा रहा है, तो कौन सा लोहा इस्तेमाल किया जाएगा, घटिया वाला नहीं, बढ़िया वाला, सबसे बढ़िया वाला कौन सा, पिटवा लोहा, ठीक है, याद रखना। चलो अब हम पढ़ेंगे इसका रासायनिक गुण। सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या होता है, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलना, मतलब ये कैसे होता है, देखते हैं ना आप जो यूज करते हैं गांव में तेल या डालडा, तो उस पर लिखा रहता है डालडा के डिब्बे पे, शुद्धता से भरपूर वनस्पति मयूर। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ किसी का, लेकिन ऐसा लिखा होता है, मैं भी देखा हूँ, ठीक है, शुद्धता से भरपूर वनस्पति मयूर। होता क्या दोस्तों, इसमें देखिए घी रहता है, ठीक है। जब घी रहेगा तो हम लोग उसका क्या करेंगे, अपचयन करा देंगे निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो एक क्वेश्चन नोट करिए यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वनस्पति घी को वनस्पति तेल में बदलते समय, या इसी का उल्टा, वनस्पति घी को वनस्पति तेल में बदलते समय या वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलते समय किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, याद रख लीजिए, निकिल उत्प्रेरक है, ठीक है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो अपचयन कहते हैं। क्या कहेंगे, रिडक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, तो अपचयन याद रखिए। और इसी को कहते हैं हाइड्रोजनीकरण या रिडक्शन, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं इस प्रक्रिया को, या कहते हैं अपचयन, हाइड्रोजनीकरण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सीबीएसई बोर्ड वाले इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए होता क्या है, वनस्पति तेल, अगर वनस्पति तेल है, ठीक है, और इसका हम क्या करा देंगे, अपचयन करा देंगे। अपचयन मतलब हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है, और निकिल उत्प्रेरक लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए पूछा जाएगा, अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे तो पूछा जाएगा ये किस तरह का उत्प्रेरक है, तो आप उसको बताएंगे कि वह धनात्मक उत्प्रेरक है। दोस्तों उत्प्रेरक आपको कहाँ पढ़ना है, कक्षा 12 में पढ़ना है, ठीक है, इसको कहते हैं कैटालिस्ट। धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है, सबसे पहले सुनिए, उत्प्रेरक क्या होता है, वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करता है, ठीक है, उत्प्रेरक कहलाता है। अगर कोई पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है तो धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, और अगर घटा देता है तो उसे हम कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। जैसे मैं पिछली वीडियो में बताया था कि सोडियम को वायुमंडल में खुला नहीं छोड़ते हैं, उसको हमेशा मिट्टी के तेल में बंद करके रखते हैं या केरोसिन के अंदर रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर वो छूट गया तो इसे भाग जाएगा ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा, क्या कर लेगा, क्या बना देगा, सोडियम ऑक्साइड बना देगा, ठीक है, या कभी कभी पराक्साइड भी बना देता है, इसलिए उसको बंद करके रखते हैं। मतलब कोई ऐसा पदार्थ जो सोडियम के वायु में ऑक्सीकृत होने की दर को घटा दे तो वो ऋणात्मक उत्प्रेरक हो जाएगा, ठीक है। और अगर वही सोडियम के वायु में ऑक्सीकृत होने की दर को बढ़ा दे तो हम कहेंगे का धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर धनात्मक उत्प्रेरक है। जब वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कराएंगे या अपचयन कराएंगे या हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे तब वो बदल जाएगा किस में भाई, घी में, वनस्पति घी बन जाएगा, वनस्पति घी बन जाएगा। और अगर यही वनस्पति घी इधर कर दें, मतलब अगर यहाँ वनस्पति घी हो जाए उसका भी अपचयन कराएंगे या हाइड्रोजनीकरण कराएंगे तब क्या बन जाएगा, वनस्पति तेल बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं या हाइड्रोजिनेशन कहते हैं या अपचयन कहते हैं। दो क्वेश्चन क्या है कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलते समय किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, तो निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन अगला पूछा जाएगा तो बोला जाएगा कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलते समय निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, तो निकिल उत्प्रेरक किस प्रकार का उत्प्रेरक है, तो आप बोलेंगे धनात्मक उत्प्रेरक, इसको कहते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट है, ठीक है। अब देखिए ये पहला हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया,
अमोनिया का निर्माण किस विधि से भाई? हैबर विधि से। क्या है? हैबर। ये भी कक्षा 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों अभी से आप याद रखिए, ठीक है? 11 में भी पूछा जा सकता है। हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अमोनिया का निर्माण, इसमें क्या होता है? इसमें भी पूछा जाता है 2 तरीके से क्वेश्चन। देखिए क्या होता है, देखिए पहले हम आपको बता दें कि इसके रिएक्शन क्या है, ठीक है? ये देखिए एक पहली रिएक्शन हो गई, दूसरी रिएक्शन ये है, और इसमें हम लोग रिएक्शन के रूप में कैसे दिखाएंगे? जब नाइट्रोजन गैस की अभिक्रिया डाई हाइड्रोजन से होती है, कितनी बार? 3 बार, ठीक है? मतलब जब नाइट्रोजन गैस को और हाइड्रोजन गैस को 1:3 में मिलाते हैं। एक क्या है इसके अगवा? देखिए यहाँ पे कुछ है नहीं है, मतलब एक था, छुपा था, एक है, एक छुपा होता है, तो ये 1 भाग हो गया है, 3 भाग हो गया। लिखेंगे कैसे? जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में एक संबंधित 3 के अनुपात में मिला दिए भाई, आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, आयरन उत्प्रेरक हो गया, ठीक है? और यहाँ पर एक वर्धक यूज होता है, यही आपसे पूछा जाता है, इसको कहते हैं वर्धक, ठीक है? इसको कहते हैं वर्धक। मैं अभी बता रहा हूँ कैसे आप लिखेंगे इसको, वर्धक। इसको कहते हैं प्रोमोटर, ठीक है? बाद में बताऊंगा क्या होता है। फिर से सुनिए, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में मिलाकर एक संबंधित 3 के अनुपात में मिलाकर गर्म करते हैं, ठीक है? तब क्या बनेगा? अमोनिया गैस बनती है, ठीक है? अमोनिया गैस बनती है, ठीक है? और दोस्तों इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? हैबर विधि कहते हैं। क्यों हैबर विधि कहते हैं? क्योंकि हैबर एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने इस विधि को बताया था, इसलिए उनकी याद में हम लोग कहते हैं हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण, या इस विधि को कहते हैं हैबर विधि। अब अगला क्वेश्चन सुनिए क्या होता है। अगला क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे कि जब हैबर विधि से अमोनिया बनाई जाती है तो उसमें कौन सा वर्धक प्रयुक्त किया जाता है? तो याद रखिएगा मोलिब्डेनम, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए कि जब हैबर विधि से अमोनिया बनाई जाती है तो कौन सा धनात्मक उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है, तो अब आप कहेंगे क्या? आयरन। देखिए ये इसका नाम क्या होता है? आयरन, लेकिन इसको दर्शाते किससे हैं? Fe से। Fe से क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि आयरन इसका ओरिजिनल नाम नहीं है, इसका ओरिजिनल नाम क्या है? फेरम। फेरम याद रख लीजिएगा, एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपको जितने भी तत्वों का अलग अलग नाम से बोला जाता है और उनका ओरिजिनल नाम क्या है, उस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है? तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए अमोनिया बन गया ये। अगर देखिए आपसे आगे अगर कहा जाए कि और कोई इसकी रासायनिक अभिक्रिया है, तो दोस्तों और सब फर्जी है। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब हैलोजन से करा दें, क्लोरीन से करा दें, या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी से करा सकते हैं, ठीक है? याद रखिएगा, मैं आपको आवर्त सारणी में बताया था, जब आवर्त सारणी पढ़ाया था तो मैं बोला था आपसे कि यक्स से दिखाते हैं। यक्स मतलब होता है हैलोजन, हैलोजन मतलब फ्लोरीन भी होता है, क्लोरीन भी होता है, ब्रोमीन भी होता है और आयोडीन भी होता है। इसको याद कैसे किए थे हम लोग? फिर कल बाहर आई आंटी। दोस्तों यदि आपको पुरानी वीडियो नहीं मिलती है ना, तो आप चैनल पर क्लिक करिएगा, और उसका जब चैनल पे क्लिक करेंगे या जहां मेरा नाम होता है चैनल पे ना, वहीं क्लिक करेंगे तो कई ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे होम आ जाता है, वीडियो आ जाती है, प्लेलिस्ट आ जाती है, ठीक है? तो जब आप वीडियो पे क्लिक करेंगे बाद में, तब उस पूरी वीडियो हमारी आपको मिल जाएगी, ठीक है? वहां से आप किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए अब अगली जब हम लोग रासायनिक गुण पढ़ेंगे, अब की अगली रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, तो इसमें दिखाएंगे कि हैलोजनों से अभिक्रिया किसकी? हाइड्रोजन की। जब डाइहाइड्रोजन हैलोजन से अभिक्रिया करेगा ना, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाएगा, ठीक है? या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देगा। ये 2 बार है, ये 2 बार है, तो अगमा 2 लगा दिए, हो गया ये, ठीक है? अगर यहीं पे H2 + I2 अगर हम कर देंगे तो 2HI बन जाएगा, ठीक है? इस तरह से आगे देखिए, आगे और भी अभिक्रिया है। जैसे मान लीजिए अगर किसी, तीसरा हो गया ना, चौथा देखिए, अगर किसी धातु से अभिक्रिया हो गई, जैसे Na से अभिक्रिया हो गई, ठीक है? किसकी? हाइड्रोजन से, तो यो इस पे भी प्लस आता है, इस पे भी प्लस आता है, ठीक है? तो अकेले ही नहीं मिलता, मतलब ये हाइड्रोजन तो इसे लिखाएगा नहीं, कम से कम 2 बार लिखाएगा, तो यो 2 बार ले लीजिए, ठीक है? अब ये क्या हो जाएगा? 2 अगमल हो जाएगा, NaH हो जाएगा। इसको कहते हैं सोडियम हाइड्राइड। क्या कहेंगे? सोडियम हाइड्राइड। दोस्तों इसी तरह से बनता है ना B2H6, इसको क्या कहते हैं? बोराजिन। बहुत इंपॉर्टेंट है बोराजिन। अभी बोराजिन क्या होता है बता दूं आपको कि ये एंटीसेप्टिक दवाई होती है। आगे इसके आगे जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा हाइड्राइड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। उसके बाद एक वीडियो और लाऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको भारी जल क्या होता है। 2 चीज और पढ़ना है, ये लेसन खत्म हो जाएगा। 2 चीजें आपको और पढ़ना है, ये लेसन खत्म हो जाएगा। और अभी जो रासायनिक गुण चल रहा है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपयोग। अभी जस्ट पढ़ लीजिए उपयोग, काम हो जाए खत्म, ठीक है? यूजेज, क्या यूजेज है आपकी डेली लाइफ में इस डाई हाइड्रोजन का,
तो दोस्तों इसको हम लोग भविष्य का ईंधन कहते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में हम इसको फ्यूल के रूप में यूज करने वाले हैं। दोस्तों बता दूं कि इसी हाइड्रोजन का उष्मीय मान या कैलोरी मान या दहन मान सबसे अधिक होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग भविष्य में फ्यूल के रूप में इस्तेमाल भी करने वाले हैं और इसीलिए इसको भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। तैयार करते रहो भाई क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। भविष्य का ईंधन किससे कहते हैं भाई, एकदम याद रखो, किसको कहते हैं भाई, किसको कहते हैं? हाइड्रोजन को कहते हैं, या डाई हाइड्रोजन को भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रॉकेट में जो ईंधन प्रयोग होता है वो कौन सा होता है, ये भी कंपटीशन का क्वेश्चन है, याद रखिए, आपसे कोई भी क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो रॉकेट में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? तो द्रव हाइड्रोजन, द्रव हाइड्रोजन या लिक्विड हाइड्रोजन को रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, याद रखो, ठीक है। और भी हाइड्रोजन का मैं बहुत आपको इस्तेमाल बताया हूँ पिछले वीडियो में, गोताखोरों में बताया हूँ, हवाई जहाज के टायरों में बताया हूँ, गैस के गुब्बारों में बताया हूँ, ठीक है। तो भारी जल बनाने में बताया हूँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाने में बताया हूँ, और आज भी बता दिया क्या नंबर 1 यूजेज क्या है इसका, बोराजिन, बोराजिन या बोराजोल, ठीक है, या इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं, मतलब अकार्बनिक बेंजीन भी कहते हैं। बोराजिन जैसी एंटीसेप्टिक औषधियों को बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, वनस्पति घी को वनस्पति तेल में बदलने के लिए डाई हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तीसरी बात है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में या प्रयोगशाला में ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए या अपचयन अभिक्रिया के लिए भी इस डाई हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर बात करें कि अमोनिया बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो भाई अमोनिया बनाना है तो डाई हाइड्रोजन को पकड़िए, डाई हाइड्रोजन की सहायता से आप अमोनिया बना सकते हैं। अगर बात की जाए कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा में कौन सा तत्व तो मुख्य रूप से पाया जाता है भाई, तो यही हाइड्रोजन या डाई हाइड्रोजन मुख्य रूप से पाया जाता है, किसमें? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा या जंतुओं के ऊतकों में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि इस हाइड्रोजन का और कहाँ प्रयोग करते हैं, तो देखिए ढेर सारे हमारे पास ईथर एल्कोहल होते हैं, ईथर एल्कोहल होते हैं, और भी केमिस्ट्री में बहुत से पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, उन सभी को बनाने में हाइड्रोजन का प्रयोग या डाई हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी। ये देखिए पूरा डाई हाइड्रोजन की टॉपिक क्लियर हुई है, खत्म हुआ डाई हाइड्रोजन। उसके बाद हम लोग को भारी हाइड्रोजन पढ़ना है, अरे सॉरी भारी जल पढ़ना है। भारी जल के बाद हम लोग को एक हाइड्राइड टॉपिक है उसको पढ़ना है, उसके बाद ये लेसन खत्म होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग फिर जब केमिस्ट्री में अगला लेसन की शुरुआत होगी तो उसमें हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, फिर कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि या जो कार्बनिक रसायन के कुछ मूल सिद्धांत एवं तकनीकें हैं उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पूरा सिलेबस धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, और दोस्तों अगर प्लेलिस्ट नहीं चेक किए तो प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियो गई हुई हैं आज के पहले, ठीक है। अगर आपसे 10 मिनट 20 मिनट या 30 मिनट की वीडियो बना के 30 मिनट लिया जाता है आपसे, तो उसमें बहुत कुछ दिया जाता है, लेकिन आप ध्यान से अगर समझेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाली है ज्ञान की बातें, ठीक है, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।